चरण स्पर्श अनंत परम पूज्य गुरु जी स्वामी विवेकानंद जी। चरण स्पर्श अनंत परम पूज्य गुरु जी स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी। चरण स्पर्श अनंत परम पूज्य भगवान जी। डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड बॉडी। यह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है या सॉलिड बॉडी है। आप जानते हो सॉलिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। हम केवल 3 पार्टिकल्स पर ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d1 है। d1 डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स ए एंड बी। यह पार्टिकल C है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d2 है। d2 डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स B एंड C। A और C पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस d3 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स A एंड C। इस समय इस बॉडी में डिफॉर्मेशन 0 है। अब इस बॉडी को आपने पुश किया। जब आप पुश करोगे तो जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन है ए, बी और सी की, ये चेंज हो जाएंगी। अब ए पार्टिकल कहीं यहां पहुंच जाएगा, बी कहीं इधर पहुंच जाएगा, सी कहीं और पहुंच जाएगा। इस तरह से जब आप इस पर इस तरह से दबाएंगे इसको, इस बॉडी को, तो ये पार्टिकल्स बॉडी के क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। इट मींस इन पार्टिकल की रिलेटिव पोजीशंस चेंज हो जाएगी या रिलेटिव लोकेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब जब वह चेंज होगी तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d1 यह भी चेंज हो जाएगी, यह भी चेंज हो जाएगी, यह भी चेंज हो जाएगी। साथ ही ये जो एंगल फोर्स लगने से पहले, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से पहले जो एंगल था, ये भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो आपने ऑब्जर्व किया, जब आपने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, पुश किया, तो इनकी पार्टिकल्स की पोजीशंस चेंज हो गई। डिफॉर्मेशन मींस, डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड बॉडी मींस चेंज इन relative positions किसकी? पार्टिकल्स जिनसे बॉडी मिलकर बनी हुई है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी, या आप कह सकते हो जब इनकी पोजीशंस सभी पार्टिकल्स की चेंज हो गई, रिलेटिव पोजीशंस। रिलेटिव पोजीशंस का मतलब है पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी विद रेस्पेक्ट टू सी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू सी। तो ये है रिलेटिव पोजीशंस या लोकेशंस चेंज हो गई। और जब ये चेंज हो जाएगी तो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें क्या चेंज हो जाएगा?
आप कह रहे हो सर जी या तो इसमें चेंज होगा साइज या शेप या बोथ साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, सॉलिड बॉडी है ये। अब चेंज इन साइज कैसा होगा, आप इसमें पहले से ही एक्सपर्ट हो। चेंज इन साइज का मतलब है जैसे सपोज ये एक सर्कुलर बार है, इसकी यह क्या है लेंथ, और ये क्या है इसका डायमीटर। यह है ये जो सपोज हमारा ये मार्कर है हमारा, ये जो सर्कुलर बार है इसे मार्कर मान लीजिए, यह इसकी लेंथ हो गई। अब ये क्या है इसका डायमीटर। अब आप जो देख रहे हैं ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन। क्या कहलाता है ये क्रॉस सेक्शन। तो यह है हमारा क्रॉस सेक्शन। आप जानते हो पहले से ही क्रॉस सेक्शन होता है जो लेंथ के परपेंडिकुलर सरफेस होता है। तो लेंथ के परपेंडिकुलर सरफेस यह है, ये लेंथ है, लेंथ के परपेंडिकुलर सरफेस 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है यह है। तो ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन। तो इसकी सर्कुलर बार या राउंड बार की डायमेंशंस क्या हो गई, सर्कुलर बार की या राउंड बार की लेंथ L और डायमीटर D। D कौन सी डायमेंशन है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। सर्कुलर बार की क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन क्या है D। अब सपोज यह बार कैसी है रेक्टेंगुलर बार है, तो रेक्टेंगुलर बार की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, रेक्टेंगुलर बार की डायमेंशंस हो जाएंगी लेंथ L, विथ B या ब्रेथ B और थिकनेस T। तो ये कौन सी बार की डायमेंशन है रेक्टेंगुलर बार की, रेक्टेंगुलर बार की। अब आपसे कहा जाएगा इसकी बताइए क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस कौन सी हैं। आप जानते हो सर क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है जो कितना एंगल बनाता है लेंथ से 90 डिग्री। अब यह हमारी बुक है तो इसकी लेंथ L हो गई, यह भी आप जानते हो। इन तीनों डायमेंशंस में जो रिलेशन होता है लेंथ विथ से बड़ी होती है और विथ थिकनेस से ज्यादा होती है। तो आप खुद कहोगे सर यह इसकी लेंथ है और इस लेंथ के परपेंडिकुलर कौन सा सरफेस है, सर ये सरफेस है लेंथ के परपेंडिकुलर। तो ये जो आप देख रहे हो यह सरफेस है, ये जो सरफेस है ये सरफेस। तो ये क्या कहलाया क्रॉस सेक्शन। क्यों कहलाया क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये लेंथ से परपेंडिकुलर है सरफेस। तो इसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस कौन सी हो गई, थिकनेस T और विथ B या ब्रेथ B। तो आप इस रेक्टेंगुलर बार का साइज चेंज कैसे होगा, या तो आप लेंथ चेंज कर दो या विथ या थिकनेस T चेंज कर दो। तो इट मींस चेंज इन साइज मींस चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इनको एक शब्द से कह सकते हो डिफॉर्मेशन मींस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन।
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी मीन्स बॉडी का साइज या शेप या दोनों चेंज हो जाना ही चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी है। डिफॉर्मेशन मीन्स बॉडी पर, शुरू में बॉडी पर क्या था, कोई फोर्स नहीं लगा हुआ था, तो बॉडी किस पे थी, अनडिफॉर्म्ड थी, यानी कि डिफॉर्मेशन 0 था। जैसे ही आपने बॉडी पर फोर्स लगाया यानी कि यहां पुश किया तो बॉडी के क्या हो गए, पार्टिकल्स की पोजीशंस चेंज हो गई। और जब पार्टिकल्स की रिलेटिव पोजीशंस चेंज हो गई तो बॉडी में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। इसी कारण क्या हो गया, बॉडी का साइज या शेप या दोनों चेंज हो गए, और इसको आपने क्या कह दिया कि बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। डिफॉर्मिंग फोर्स, एक रेक्टेंगुलर बार है या राउंड बार, सर्कुलर बार है, यह रेस्ट में है, एट रेस्ट। इसमें डिफॉर्मेशन 0 है। अब आपको इस बार में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है। कैसा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करोगे, आप खुद महसूस कर रहे हैं, सर इस बार को या तो हम इस तरह से खींच देंगे या इस तरह से दबा देंगे। तो आपने इस बार को क्या किया, इस तरह से खींच दिया, एक्सियल पुल्स लगा दिए, एक्सिस के अलोंग है इसलिए एक्सियल पुल्स है ये। या इस बार को क्या किया, दबा दिया। एफ, तो यह एक्सियल पुशेज है क्योंकि आपने इसकी एक्सिस के अलोंग लगाया है। तो जब आप सर्कुलर बार है, जब इसे इस तरह से फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ, ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसका जो डायमीटर है वह डिक्रीज हो जाएगा। यहां जब आप इन्हें पुश करोगे तो इसकी जो लेंथ है वह डिक्रीज हो जाएगी और डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स इनकी ये जो फोर्स है इन्हें लगाने पर इनकी डायमेंशंस क्या हो गई, चेंज हो गई। और जब डायमेंशंस चेंज हो गई तो क्या चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। अब जब साइज चेंज हो गया तो इट मीन्स ये क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। तो यहाँ ये जो फोर्स है, ये जो फोर्सेज है ये क्या कहलाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्सेज। तो डिफॉर्मिंग फोर्सेज ऐसे फोर्सेज हैं जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां तो आपने ये अलग फोर्स लगाया था, इस तरह से लगाया था फोर्स। यदि आप यहां इस तरह से फोर्स नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस रोड का वह एंड क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। ये फिक्स कर दिया, दीवार में फिक्स कर दिया या वेल्ड कर दिया कहीं रोड को। तो ये जो एंड है यह है रोड का,
ये जो ये एंड है अब मूव नहीं करेगा, तो यहां फिक्स कर दिया, तो ये कहलाता है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट। यह है फिक्स्ड सपोर्ट। और यहां फोर्स F लगा दिया आपने। अब सिमिलरली यहां ये फोर्स लगाना नहीं चाहते, तो आपने क्या किया, इस रोड का ये एंड क्या किया, फिक्स किया, तो ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो अब जब आप इस फोर्स से इसको खींचोगे तो ये सपोर्ट इसको इधर नहीं जाने देगा, यानी कि ये सपोर्ट ये वाला रिएक्शन लगाएगा फोर्स F। इसी तरह जब आप इसको पुश करोगे तो ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है ये वाली रिएक्शन लगाएगा, रिएक्शन एक्सर्टेड बाय फिक्स्ड सपोर्ट। तो यहां ये जो रोड है ये कैसी रही, यहां भी रेस्ट में थी, और फोर्स लगाने के बाद भी ये रोड किस में है, अब भी एट रेस्ट। फोर्स लगाने के बाद भी रोड किस में है, रेस्ट में है। लेकिन इन रोड में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, इसलिए इन फोर्सेज को क्या कहते हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्सेज। तो डिफॉर्मिंग फोर्सेज ऐसे फोर्सेज हैं जो डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। अब आपने मैकेनिक्स के स्टैटिक्स पार्ट में पढ़ा कि ये जो रोड है ये किस में है, ये बार इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बार इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहां ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप जानते हो, तो ये बार अब यहां रेस्ट में है, तो अब भी किस में है ये बार, अब भी ये बार किस में है, ये बार इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में, फोर्स इस तरह से लगाते हैं कि बॉडी रेस्ट में रहे लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, लेकिन फोर्स लगाने पर क्या हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए, जिससे हमें मोशन की इक्वेशंस कंसीडर इसमें ना करनी पड़े सिंप्लिसिटी के लिए। अब ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है ये आप पढ़ चुके हो, रिवाइज करिए कि इस फिक्स्ड सपोर्ट को हटाने से ये रिएक्शन F क्यों आई। तो हमें कैलकुलेट करनी है कि इस फिक्स्ड सपोर्ट को हटाने पर ये फोर्स कैसे आया। अब हम इस रोड का क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ए बार। ये आप पहले ही मैकेनिक्स के स्टैटिक्स पार्ट में सीख चुके हो। किस तरह से करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, बॉडी का सिंपल डायग्राम है। इस रोड की फोटो स्टेट कर दीजिए। अब रोड पर को क्या करना है, फ्री करना है सपोर्ट से, तो इस फिक्स्ड सपोर्ट से फ्री करना है। अब जब फिक्स सपोर्ट से फ्री करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये फिक्स्ड सपोर्ट कौन कौन सी रिएक्शन लगा सकता है। अब देखिए ये मार्कर मैंने इस हैंड से पकड़ लिया, अभी फिक्स कर दिया, मूव नहीं कर रहा। जब मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, इस मार्कर को इधर नहीं जाने दे रहा। इट मींस यह कौन सी रिएक्शन लगा रहा है,
ये रिएक्शन लगा रहा है और सपोज ये पॉइंट हमारा, ये जो पॉइंट है इसको बी मान लीजिए, ये पॉइंट बी है, ये इसकी एक्सिस पर है पॉइंट। तो यहां रिएक्शन हो गई का नाम दे दिया आपने आर बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहां इसने ये रिएक्शन लगाई। अब यह महसूस करिए कि और कौन सी रिएक्शन लगा सकता है यह फिक्स सपोर्ट। जब यहां से आपने पकड़ रखा है और आप इसको दबाएंगे, ये दबाया या इधर से फोर्स लगाया, तो क्या क्या देख रहे हैं, ये तोड़ना नहीं है फिक्स सपोर्ट, तोड़ना नहीं है। बस आपको देखना है कि ये फिक्स सपोर्ट कौन से फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, कौन से फोर्स को प्रिवेंट कर सकता है, विरोध करता है कौन से फोर्स का। तो जब आपने इधर को फोर्स लगाया या इधर को फोर्स लगाया, तो ये क्या देख रहे हो कि ये इसको क्या करता है, ये घूमने नहीं देता। इसको क्या करता है, देखो ये यहां फोर्स लगा रहे हो, तो ये अगर ये फिक्स नहीं होता, तो ये अगर यहां फोर्स लगाते तो क्या होता, ये घूम जाता, ये घूम जाता। लेकिन ये घूम नहीं रहा। तो आपने कहा सर ये तो फिक्स्ड सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, इसको रोड को घूमने से मना कर रहा है। तो जब घूमने से मना कर रहा है, इट मींस यह कौन सी रिएक्शन लगा रहा है, रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट। तो यहां रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट आ गई। तो यहां रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट एम बी। और क्या कर रहा है यह, अगर ये फिक्स्ड सपोर्ट नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो यह रोड कहां गिर जाती, नीचे गिर जाती। इट मींस इसको ये जो वर्टिकल फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रहा है, उसको भी क्या कर रहा है, यह अपोज कर रहा है। तो तीसरी रिएक्शन कौन सी आ गई, आर बी वी। तो फिक्स्ड सपोर्ट कितनी रिएक्शन लगाता है, 3 रिएक्शंस लगाता है। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, एक वर्टिकल रिएक्शंस और एक रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट। अब यहां तो हमने ढंग से ऑब्जर्व कर लिया था कि ये फोर्स इधर को लगेगा। अगर स्टूडेंट ने ऑब्जर्व नहीं करा, और यहां तो सिंपल फिगर है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर होती है उसमें बहुत सारे फोर्स लगे होते हैं, तो महसूस नहीं कर पाता स्टूडेंट। तो सपोज उस स्टूडेंट ने ये आरबीएच की डायरेक्शन यह ले ली। अब तो हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को सपोर्ट से फ्री कर दिया। तो सपोर्ट ने क्या किया, जो सपोर्ट फोर्स लगा रहा था वह लगा दिया। तो ये रिएक्शन ड्यू टू सपोर्ट है, ये वर्टिकल रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और ये रिएक्टिव मोमेंट या रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट। तो ये 3 रिएक्शन लगाई। फिर क्या किया आपने, एक्सटर्नल फोर्स की फोटोस्टेट की, एफ। फिर एंड में हम लगाते हैं जो यह बॉडी है, यह अपने आप नीचे गिर गई। जैसे यह मार्कर है, इसको मैं नीचे नहीं फेंकूंगा, ना ही ऊपर फेंकूंगा। तो क्या करूंगा, मैं सिंपली छोड़ दूंगा इसको। ये है, छोड़ दिया। तो ये मार्कर कहां गिर गया, नीचे गिर गया। तो प्रत्येक बॉडी पर अर्थ क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी का सेल्फ वेट होता है। अब सेल्फ वेट क्या कहां लगता है, सेल्फ वेट कहां लगता है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है, का मतलब है जिस पर बॉडी का एंटायर वेट कैन बी कंसंट्रेटेड। तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका वेट लगता है। लेकिन यह सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या कर दिया, इस रोड का सेल्फ वेट क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हियर वी इग्नोर या नेग्लेक्ट सेल्फ वेट ऑफ द बार, सेल्फ वेट ऑफ बार। तो यहां सेल्फ वेट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हम नहीं लगा रहे। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम
कंप्लीट हो गया। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आपने कहा सर ये रोड किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और जब ये रोड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो कौन सी कंडीशन लगाओगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाओगे। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाइए इसमें। सबसे पहले मोमेंट ही कैलकुलेट कर, मोमेंट एम भी कैलकुलेट करिए। सपोज क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव। सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0। ये डिटेल में आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के स्टैटिक्स पार्ट में, कैसे मोमेंट कैलकुलेट करता है। तो ये क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स और टॉर्क्स ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट पॉइंट बी। तो ये पॉइंट बी मोमेंट सेंटर भी कहलाता है। मोमेंट सेंटर का मतलब जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट लेते हो। अब यह लेना है तो किस तरह से करेंगे। अब मोमेंट आप जानते हो कि सर मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सपोज जैसे यह है तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये सपोज ये कोई फोर्स F1 है और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेना है O के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेना है O के रेस्पेक्ट में लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट कंसीडर्ड या मोमेंट सेंटर। तो जो डिस्टेंस फोर्स की लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप सब जानते हो। तो अब लीजिए मोमेंट आर बी एच का बी के रेस्पेक्ट में। तो जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है वो तो क्या कह देंगे, सर ये तो 0 हो गया, वो तो लिखेंगे भी नहीं। तो ये वो कह देंगे आर बी एच इंटू 0। अब क्यों हो गया, वो तुरंत कहेंगे सर इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट बी से पास हो रही है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी क्या हो गई, 0 हो गई। तो एफ इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कैसा हो गया, 0 यह इस तरह से देखिए आप, अगर यह फोर्स आर बी एच, ये आर बी एच यहां है और ये पॉइंट यहां होता बी, तो ये क्या हो जाती है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां आर बी एच इंटू डी आ जाता। अब महसूस करिए यदि इस पॉइंट बी को यहां लाया मैं तो ये डिस्टेंस डी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और यदि इस पॉइंट बी को और इसके पास लाया तो ये डिस्टेंस डी क्या हो गई, और डिक्रीज हो गई। और इसी तरह इस पॉइंट को अगर मैं यहां लाया तो डिस्टेंस क्या हो गई, डी, और डिक्रीज हो गई। तो यहां आर बी एच इंटू डी आ गया मोमेंट इसका। लेकिन जब इस पॉइंट को मैं कहां ले आऊंगा, इसी पर ले आऊंगा, तो इस पॉइंट को अब मैं कहां ले आया, पॉइंट बी को यहां ले आया, तो ये डी क्या हो गई, अब 0 हो गई। तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 कब हो जाती है, जब फोर्स की लाइन उसी पॉइंट से पास करती है। तो यहां पॉइंट बी है मोमेंट सेंटर, तो ये जो फोर्स की लाइन है इसी पॉइंट बी से पास कर रही है, इसलिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई। सिमिलरली आर बी वी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इसी पॉइंट से पास कर रही है 0। अब एफ का देखिए, एफ की भी कहां से, यहीं से पास कर रही है, तो यहां एफ इंटू 0। अब मोमेंट, इनकी यूनिट तो किलो न्यूटन है और मोमेंट की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन मीटर। तो यहां इनकी यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन और इसकी यूनिट मीटर। तो मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, ये किलो न्यूटन
मीटर। तो ये किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ एम बी तो ऑलरेडी किलो न्यूटन मीटर में है, तो यहाँ तो केवल क्या देखिए, इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसी है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हो गया आपका माइनस एम बी इज इक्वल टू 0। अब 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस एम बी इज इक्वल टू 0। एम बी इज इक्वल टू 0। तो यहां एम बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब एम बी की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब आप कौन सी कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सी होती हैं, सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0। सिग्मा एम बी का इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। तो नेट मोमेंट या नेट टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और क्या है दूसरी कंडीशंस क्या होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, वेक्टर फॉर्म में देखिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो इट मींस बॉडी में कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, यानी कोई लीनियर मोशन नहीं होगी, रेस्ट में है। तो फिर दूसरी क्या है, सिग्मा एम या सिग्मा टो इज इक्वल टू 0। तो यहां नेट एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एंड कपल्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 है। तो यहां क्या है, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। और यहां क्या है, नो रोटेशन, नो रोटेशन। तो यह ना तो ट्रांसलेशन होगा बॉडी में, ना ही रोटेशन होगा। अब जब फोर्सेज और कपल्स या मोमेंट सभी किस में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो ये इक्वेशंस जो स्केलर कंपोनेंट्स आते हैं वह क्या आ जाते हैं, सिग्मा एम एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। और इसके या कोप्लेनर फोर्सेज हैं, तो यहां क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो अब आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। आरबीवी अपवर्ड है पॉजिटिव, इसका आप पहले से ही एक्सपर्ट हो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। या आप ऐसा कैसे कर सकते हो, यह एंगल 90 डिग्री है, ये एरो हेड है, ये रिप्रेजेंट करता है इसका मार्कर का टिप। तो इसको क्या किया, इस तरह से रोटेट किया, डायरेक्शन कैसी आई इसकी, अपवर्ड, अपवर्ड मींस पॉजिटिव। कितना एंगल रोटेट हुआ, 90 डिग्री। तो रोटेट होने वाले एंगल के साथ क्या आता है, आर बी एच कोस 90 डिग्री। फिर एफ, यह एंगल 90 डिग्री, अपवर्ड पॉजिटिव, एफ घूमने वाले एंगल के साथ कोस आता है, 90 इज इक्वल टू 0, आर बी वी कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये 0 0 इंटू दिस 0 प्लस इस तरह से ही एफ इंटू 0 इज इक्वल टू 0, आर बी वी इज इक्वल टू 0। तो यहां आर बी वी क्या आ गया हमारा, 0।
सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो गया, दिस साइड पॉजिटिव RBH, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 है तो इसका एक्स कंपोनेंट बनाइए, तो क्या हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया। तो ये इस साइड में आया RBV कोस 90 डिग्री। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो आप जानते हो पहले से ही वर्टिकल फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है, और ये तो ऑलरेडी 0 हो गया तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है इसको। इसी तरह प्लस, ये इस डायरेक्शन में है, प्लस आ गया एफ। अब यह क्या है, किलो न्यूटन मीटर, इनकी यूनिट क्या है, न्यूटन, यहां किलो न्यूटन लिए तो किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। तो आप जानते हो किलो न्यूटन मीटर में ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको यहां नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। यहां आ गया आप RBH प्लस 0 प्लस F इज इक्वल टू 0। RBH इज इक्वल टू माइनस F। अब ये जो निगेटिव साइन है यह क्या बताता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि निगेटिव साइन यह बताता है कि हमारी जो इस फोर्स की डायरेक्शन एज्यूम की थी वह कैसी है, गलत है, रोंग है। तो वह इसकी करेक्ट डायरेक्शन क्या होगी, करेक्ट डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी जो आपने एज्यूम की हुई है। तो एज्यूम हमने ये की हुई है, तो करेक्ट डायरेक्शन क्या होगा इसकी, RBH इज इक्वल टू F, यह आ गया। तो इसकी करेक्ट डायरेक्शन कौन सी आ गई, टुवर्ड्स लेफ्ट आ गई। तो यहां ये 0 यह 0, तो फाइनली कौन सी वैल्यू आ गई, ये इसकी यहां ये देखिए ये फोर्स तो लगा ही हुआ है, और RBH की वैल्यू कितनी आ गई, F, तो यह आ गया यहां। तो यहां ये जो लगाते थे आप, ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन कौन लगा रहा है, फिक्स्ड सपोर्ट। तो ये रिएक्शन एक्सर्टेड बाय फिक्स्ड सपोर्ट। तो आपको यह एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि बॉडी किस में है, ये रेस्ट में है, और तो ये फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स्ड सपोर्ट पर लगा दिया आपने, यह बॉडी अटैच कर दिया यह एंड इसका, और ये फोर्स आपने लगाया। तो आप कह रहे हो कि सर ये बॉडी रेस्ट में है और ये फोर्स ये लग रहा है, तो यहाँ रिएक्शंस कौन सी आ गई, केवल यह आ गई। तो डायरेक्ट महसूस करके आप लगा देंगे। तो यहाँ क्या देखा आपने कि ये बॉडी किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये बॉडी किस में है, अब आपसे कहा जाएगा कि ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्यों है। ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि यहाँ ये फिर सपोर्ट यह रिएक्शन लगा रहा है। तो लगाइए यहाँ सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 आना चाहिए आपका। तो दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव, तो यहाँ दिस साइड पॉजिटिव, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें क्या लगाइए, वर्टिकल सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, क्योंकि एफ कोस 90 कोस 90 0 है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो नेट एक्सटर्नल ये भी 0 हो गए। रिजल्टेंट फोर्स आप जानते हो, R बराबर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या लगा हुआ है,
जीरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, यानी कि इसमें लीनियर मोशन नहीं होगी। फिर और क्या करोगे आप, तो बॉडी हो सकता है रोटेशन हो सकता है रोटेशन हो, तो इसे क्या करेंगे, सिग्मा एम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सिग्मा एम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपने क्या किया, मोमेंट कैलकुलेट किया, सिग्मा एम भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव इज इक्वल टू, तो यहां अब मोमेंट लेना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस मोमेंट सेंटर बी से पास हो रही है, तो एफ इंटू जीरो प्लस इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, प्लस एफ इंटू जीरो बराबर जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां क्या हो गया, नेट एक्सटर्नल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट बी या टॉर्क अबाउट एट एनी पॉइंट बी या रिजल्टेंट मोमेंट क्या हो गया यहाँ, या रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो गया। और जब ये जीरो है तो इट मींस नो रोटेशन, तो ना तो इसमें ट्रांसलेशन है ना ही रोटेशन है, तो बॉडी किस में है, रेस्ट में रहेगी, बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। और जब रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन तो जीरो है, रेस्ट में है तो बॉडी किस में हो गई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो गई। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है, यह मत सोचिएगा कि बॉडी पर फोर्स नहीं लगे हुए होंगे, बॉडी पर तो फोर्स बहुत सारे लगे हुए होंगे, बहुत सारे कपल्स भी लगे हुए होंगे, लेकिन उनका नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है वह जीरो होगा और नेट एक्सटर्नल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो होगा, सिग्मा एम बराबर जीरो होगा, तो बॉडी किस में होगी, किस में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ स्टैटिक पढ़ रहे हो तो रेस्ट में है, तो यानी कि बहुत सारे लगे हो सकते हैं फोर्सेज भी और कपल भी, लेकिन वो सभी क्या होंगे, वो सभी क्या होंगे, वह सभी होंगे बैलेंस्ड। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे फोर्सेज और कपल्स लगे हो सकते हैं, लेकिन वो सभी कैसे होंगे, बैलेंस्ड होंगे। इट मींस कोई भी अनबैलेंस्ड ना तो कपल लगा हुआ होगा, कोई भी अनबैलेंस्ड ना तो कपल लगा हुआ होगा और ना ही क्या होगा, फोर्स होगा। तो यहां नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो होगा और नेट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां डिफॉर्मिंग फोर्स में हम क्या कर रहे हैं, यह बॉडी रेस्ट में थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में थी, इस बॉडी पर इस तरीके के बहुत सारे फोर्स पढ़ेंगे आपको सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ऐसे इस तरह से फोर्स लगाएंगे कि बॉडी किस पर है, रेस्ट में बनी रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बनी रहे, और लेकिन वो क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए। तो जैसे इस पर क्या किया था, इसको ऐसे खींच दिया था, इसको इस तरह से खींच दिया था, इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुल्स लगाए या इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुशेज लगाए। तो बॉडी पर इस तरह से फोर्स लगाएंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्सेज क्या है, बॉडी पर लगने वाले ऐसे फोर्सेज हैं जिन्हें लगने पर बॉडी अभी भी, बॉडी इज स्टिल इन, जैसे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आप, बॉडी इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, बॉडी अभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि रेस्ट में ही रहे, और उसमें क्या हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए। रिजिड बॉडी और परफेक्टली रिजिड बॉडी, यह कोई रिजिड बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो सपोज ये तीन पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं हम,
पार्टिकल ए पार्टिकल बी, इनके बीच की डिस्टेंस d1 और पार्टिकल बी और सी के बीच की डिस्टेंस d2, ए और सी के बीच की डिस्टेंस d3, यह एंगल 90 डिग्री, सपोज दिस एंगल θ1, यह एंगल θ2। तो ये तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन हमने केवल 3 पार्टिकल्स पर ही अपना ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब इस बॉडी पर अपने परम पूज्य खली साहब को बुला लीजिए और खली साहब भी इस पर ऐसा फोर्स लगाएंगे, या कितनी भी ताकतवर मशीन से इसे दबा दीजिए, इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो डिफॉर्मेशन कितना होगा इसके अंदर? डिफॉर्मेशन होगा 0। चाहे कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दीजिए, इसे ऐसा खींचिए, दबाइए, कैसा भी लोड लगाइए इस पर, इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अब आप डिफॉर्मेशन तो समझ गए हो कि इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इट मींस इसके जो ये पार्टिकल्स हैं, इनके जो बीच की डिस्टेंस है यह d1, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस d1 या d2 या d3 चेंज नहीं होगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। और इनके बीच के जो एंगल हैं ये भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। इट मींस इसका क्या होता है? डेफिनिट साइज और डेफिनिट शेप। रिलेटिव पोजीशंस, रिलेटिव पोजीशंस of any two particles, of any two particles कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। कैसी रहेंगी? वह सेम रहेंगी। लोकेशंस जो है उनकी सेम मीन्स नॉट चेंज। उनकी जो रिलेटिव पोजीशंस या लोकेशंस हैं वह चेंज नहीं होगी। तो इसमें कोई साइज या शेप में, या दो साइज या शेप कह दीजिए, उनमें कोई चेंज नहीं होगा और रिलेटिव पोजीशंस भी क्या रहेंगी? इनकी सेम रहेंगी। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो संभव नहीं है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो इट मीन्स ऐसी बॉडी संसार में नहीं पाई जाती, तो इसलिए ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी बॉडी कहते हैं। इमेजिनरी, इमेजिनरी कह दीजिए, या कह दीजिए ये कैसी बॉडी है? आइडियल। आइडियल हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये संसार में नहीं पाई जाती। फिर जब नहीं पाई जाती तो फिर हम इन्हें स्टडी क्यों करते हैं? और कहाँ स्टडी की आपने? तो यह आपने स्टडी की कहाँ? मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में स्टैटिक्स पार्ट में, जहां बॉडी रेस्ट में रहती है, और डायनेमिक्स में। और बीटेक में जब स्टूडेंट जाते हैं तो वहां फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स और जो आप पढ़ चुके हो स्टैटिक्स डायनेमिक्स, तो वहां और बीटेक के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बॉडी को कैसा ट्रीट करते हैं, एज्यूम करते हैं, रिजिड बॉडी एज्यूम करते हैं। क्यों एज्यूम करते हैं रिजिड बॉडी? क्योंकि इससे हमें सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें डिफॉर्मेशन, रिजिड बॉडी मान ली, डिफॉर्मेशन क्या मान लिया आपने? 0। तो अगर डिफॉर्मेशन हो भी रहा है बॉडी में तो आपने क्या एज्यूम कर लिया? डिफॉर्मेशन 0। तो हमें डिफॉर्मेशन की इक्वेशंस कंसीडर नहीं करनी पड़ी, तो इसलिए वो सिंपल हो गया। रियल बॉडी, रियल बॉडी और रियल सॉलिड बॉडी। रियल बॉडी और सॉलिड बॉडी, संसार में जितनी भी बॉडी पाई जाती हैं वो सभी कैसी हैं? रियल बॉडी। तो रियल बॉडी में क्या है? अगर ये सपोज अब रियल बॉडी है तो जब इसमें आप फोर्स लगाओगे तो इसमें क्या होगा? इसमें डिफॉर्मेशन होगा। इसमें डिफॉर्मेशन अब 0 नहीं होगा। इसमें डिफॉर्मेशन अब 0 नहीं होगा। कब 0 नहीं होगा? जब इसमें आप इसे दबाओगे या खींचोगे, इस तरह से खींचोगे आप इसको, तो डिफॉर्मेशन क्या होगा? इसमें 0 नहीं होगा। यानी कि इसका साइज या शेप या बहुत से साइज और शेप चेंज हो जाएंगी, या इनकी जो पार्टिकल्स की रिलेटिव पोजीशंस है वो चेंज हो जाएंगी। यानी कि ये D1, D2, D3, θ1 90 डिग्री और ये जो एंगल है इनके बीच में, ये सभी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स इनकी रिलेटिव पोजीशंस क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ रियल बॉडी का मीन्स ये एक्चुअल, ये जो संसार में जो पाए जा रहे हैं एक्चुअल फिजिकल बॉडी, वही क्या है? एक्चुअल फिजिकल बॉडी जो है वही क्या है? रियल बॉडी है। अब आप कहोगे सर ये जो रोड है, सपोज ये स्टील की रोड है, ये स्टील की रोड है, हमने ये फोर्स लगाया, तो हमें तो सर डिफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा। हम इसे स्केल से मेजर कर रहे हैं, जो इसकी लेंथ पहले थी वही दिखाई दे रही है, जो डायमीटर इसका था वही पहले दिखाई दे रहा है। तो सर हमें तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं ऑब्जर्व हो रहा। और जो ये फैन की रोड है, जो ये ऊपर लगी हुई है, यहाँ फैन लगा हुआ है, तो ये जो रोड है तो इसमें भी क्या लगा हुआ है? ये वेट नीचे को लगा हुआ है, तो यहाँ रिएक्शन ऊपर को लगी और यहाँ नीचे लगी। तो यहाँ क्या है? ये जो फैन की रोड है तो इस पर कौन से फोर्स लगे? फैन के वेट के कारण यह फोर्स लगा, और रिएक्शन कौन सी आ गई? जो सपोर्ट है ऊपर, F। तो यहाँ फैन की रोड भी किस में हो गई? टेंशन में हो गई। तो यहाँ ये टेंशन में हो गई ये रोड, तो इसमें भी डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहे आपको, केवल आंखों से नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहे विदाउट यूजिंग इक्विपमेंट। तो यहाँ क्या है? लेकिन इनमें डिफॉर्मेशन होता है। तो रियल बॉडी में जब फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, तो डिफॉर्मेशन होता है, वह हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वह बहुत कम होता है। हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिटेल में, तब पढ़ेंगे हम। तो अब आपको, लेकिन जैसे आप फोर्स लगाओगे तो डिफॉर्मेशन होगा, चाहे आप उसे ऑब्जर्व आंखों से ना कर पाए, केवल आंखों से देखकर विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट, लेकिन डिफॉर्मेशन होता है। अब यदि आपको इस स्टील रोड में या माइल्ड स्टील रोड में डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व करना है तो आप क्या करोगे? इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में लगाओगे। इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में लगाओगे इस माइल्ड स्टील रोड को, तो ये क्या, इसका जो बॉटम एंड है स्टील रोड का उसे फिक्स कर दोगे और इस पर ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स लगाओगे। ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स लगाओगे इस पर यहां ग्रेजुअली अप्लाइड इंक्रीजिंग टेंसाइल लोड लगाया आपने F। तो इस ये तो एंड फिक्स कर दिया इस रोड का। फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या UTM से
यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या यूटीएम से यहाँ इसको क्या करती है वह, ये तो यहाँ इस तरह से फिक्स कर लिया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, फिर यह मशीन ऊपर से फोर्स इसे ऊपर को लगाएगी। तो जब धीरे धीरे आप फोर्स इस पर बढ़ाते चले जाएंगे तो एक यूनिवर्सल टेस्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी पढ़ेंगे इसको, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये रोड टूट जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो आप जब उसे दोनों पार्ट को ज्वाइन करके देखेंगे तो इसमें क्या है, इसकी लेंथ आपको कैसी मिलेगी, इंक्रीज हो गई इसकी लेंथ, और इसका डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपने इस स्टील रोड का जो आप इस हाथ से खींचने पर या हाथ से इस तरह से खींचने पर इसमें डिफॉर्मेशन आपको होता हुआ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें डिफॉर्मेशन तब भी हो रहा था। लेकिन इसे महसूस करने के लिए मशीन से सफिशिएंटली लार्ज फोर्स लगाया तो इसमें क्या हुआ, हमें डिफॉर्मेशन महसूस हुआ। तो रियल बॉडी में क्या होता है, फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन होता है, उनकी रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एनी टू पार्टिकल्स चेंज हो जाती है। अब रियल बॉडी को कहाँ पढ़ेंगे हम, रियल बॉडी को हम पढ़ रहे हैं अपने इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो यहाँ पढ़ रहे हैं रियल बॉडी को। और कहाँ पढ़ेंगे, और बीटेक में एक सब्जेक्ट है, एक तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और बीटेक का एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, सोम। तो उसमें भी हम बॉडी को कैसे ट्रीट करते हैं, रियल बॉडी ट्रीट करते हैं।